इस कहानी की शुरुआत एक बहुत ही रोचक दृश्य से होती है, जहाँ पर हम एक बड़े से जंगल के बीच से जाते हुए एक बस को देखते हैं और उस बस के अंदर हमें हमारे मेन हीरो मिमोरी तोका को दिखाया जाता है, जो कि इस समय शांति से बैठकर अपनी किस्मत को कोस रहा है। इसके पीछे का कारण ये है कि मिमोरी के परिवार वाले उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं और बचपन से वो अपने परिवार वालों से पिटता आ रहा है। चाहे गलती किसी की भी हो, अंत में उसके परिवार वाले अपना सारा गुस्सा उसी पे निकालते हैं और उसके साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव करते हैं। बचपन से वो अपने परिवार वालों से इतना पिट और गाली खा चुका है कि अब वो बस एक इंट्रोवर्ट की तरह चुपचाप एक कोने में शांति से जीवन जीना पसंद करता है। हालांकि वो शांत है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जिंदगी में शांति होगी, क्योंकि इस समय उन लोग की बस के अंदर एक अलग ही ड्रामा चल रहा है, जहाँ पे उनकी क्लास के प्रेसिडेंट सुगुयाका अपने क्लास के सबसे नौटंकी करने वाले बच्चे, जिसका नाम ओयामाडा है, उसके साथ में तीसरा विश्व युद्ध लड़ रही है, क्योंकि ओयामाडा उसे बार बार परेशान कर रहा है। हालांकि बस के अंदर ये सीन हर कोई देख रहा होता है, लेकिन इस बात से किसी को भी हल्का सा भी फर्क नहीं पड़ता कि ओयामाडा जानबूझकर अयाका को बार बार परेशान कर रहा है, खासकर उन लोग के टीचर को, जो कि अपनी नौकरी से नफरत करते हैं और प्रिंसिपल से भी। और ये सब कुछ देखकर मिमोरी अयाका की मदद करने का फैसला करता है। वो ओयामाडा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन चीज़ें उल्टी पड़ जाती हैं और ओयामाडा अयाका के साथ साथ मिमोरी का भी मजाक उड़ाने लगता है और मजाक उड़ाते उड़ाते वो अपनी बातों से थोड़ा पर्सनल होने लगता है और मिमोरी को नीचे दिखाने की कोशिश भी करता है। ये सब कुछ चल ही रहा होता है, तभी किरिहारा ताकुतो, जो कि अपने क्लास का सबसे फेमस और पॉपुलर लड़का है, वो ओयामाडा को शांत होने की सलाह देता है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि वो ओयामाडा को इसलिए रुकने को नहीं कहता क्योंकि ओयामाडा कुछ गलत कर रहा है। वो ओयामाडा को रुकने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि उन लोग के इस ड्रामे को सुनते सुनते अब उसके कान पक रहे हैं और अब वो इरिटेट हो रहा है। ताकुतो को इस बात को सुनकर ओयामाडा चिढ़ जाता है, लेकिन क्योंकि ताकुतो क्लास का नंबर 1 लड़का है तो उसके साथ भिड़ना ओयामाडा के लिए सही नहीं होगा। और यही चीज़ सोच के ओयामाडा शांति से बैठ जाता है और अयाका की जगह किसी दूसरे बच्चे को परेशान करने लगता है। आगे फिर ये सारी चीज़ें देखकर उस बस में मौजूद टीचर आखिरकार बोल पड़ते हैं। वो ओयामाडा को शांति से बैठने की सलाह देते हैं और अगर वो इस सलाह को नहीं मानेगा तो उसे भविष्य में भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि ओयामाडा इस समय जिस बच्चे को परेशान कर रहा है उसका नाम यासु है और अगर वो यासु को थोड़ा और परेशान करेगा तो हो सकता है कि यासु कल सुबह तक किसी पुल से नीचे कूद जाए और अगर ऐसा हुआ तो हमारे प्यारे टीचर की सैलरी रुक जाएगी। इसीलिए बेहतर यही होगा कि ओयामाडा चुपचाप शांति से बैठ जाए, नहीं तो उसे भुगतना पड़ सकता है। वो टीचर ओयामाडा को समझा ही रहे होते हैं, तभी अचानक वो लोग एक दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाते हैं और वहाँ पे जो पहला इंसान उनसे मिलता है वो होती है गॉडेस वाइसेस, जिन्होंने उन लोग को अपनी जादू से इस दुनिया में बुलाया है। आगे फिर गॉडेस वाइसेस उन लोग को ये बताती हैं कि उन सभी लोगों को इस दुनिया में इन्होंने ही बुलाया है क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे दैत्य इधर उधर मर रहे हैं और वो दैत्य दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, ताकत में भी और नंबरों में भी। और यही सेम चीज़ पिछले 200 साल पहले भी हुई थी और उस समय उन लोगों ने अपने किंगडम को उन दैत्यों से कुछ हीरोज़ की मदद से बचाया था, जिन्हें उन लोगों ने ठीक इसी तरह इस दुनिया में बुलाया था। उस समय उन हीरोज़ ने मिलकर उस समय के डेमन लॉर्ड को मार गिराया था और उनकी दुनिया वापस से शांति और अमन के रास्ते पे चल पड़ी थी। लेकिन अभी हाल ही में सूत्रों से ये पता लगा है कि वो डेमन लॉर्ड असल में मारा नहीं था और इसी वजह से सभी दैत्य उसे वापस से जगाने का प्लान बना रहे हैं। तो इसलिए उन लोग को भी वापस से हीरोज़ को बुलाकर उन दैत्यों को जल्दी जल्दी खत्म करना होगा और इसीलिए इन सभी इंसानों को यहाँ पे बुलाया गया है। आगे फिर गॉडेस वाइसेस की बातें सुनकर वो सभी बच्चे पूरी तरह हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो बस किस्से कहानियों में होती हैं और जादू जैसा तो असल दुनिया में कुछ होता ही नहीं है। और इसी चीज़ को ध्यान में रख के वो टीचर बच्चों को ये कहने लगते हैं कि उन सभी बच्चों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जरूर किसी तरीके का प्रैंक है और सारी चीज़ें असल में नॉर्मल हैं। और ऐसा बोल के वो गॉडेस वाइसेस के ऊपर ध्यान देने लगते हैं। हालांकि उनका ध्यान गॉडेस वाइसेस पे नहीं बल्कि उसके शरीर के कई हिस्सों पे होता है। वहीं दूसरी तरफ हमारा हीरो ध्यान से इस परिस्थिति को समझने की कोशिश करने लगता है। वो लोग अचानक से एक अलग दुनिया में आ जाते हैं, जहाँ पे उनके सामने एक गॉडेस खड़ी है जो कि दैत्य और जादू के बारे में बात कर रही है और ये सब किसी तरीके का प्रैंक भी नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये औरत असल में सच बोल रही है और वो लोग असल में एक दूसरी दुनिया में जादू से बुलाए गए हैं। सारी चीज़ें समझने के बाद वो वाइसेस से कुछ पूछने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ताकुतो वाइसेस से सवाल पूछते हुए कहता है कि क्या होगा अगर वो लोग गॉडेस की मदद करने से मना करके वापस से अपनी दुनिया यानी कि पृथ्वी पे लौट जाएं। और ताकुतो के इस सवाल को सुन के वो गॉडेस मुस्कुराते हुए बताती है कि असल में ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उस दुनिया से वापस जाने के लिए उन लोग को एक स्पेशल तरीके की जादू को उल्टे तरीके से इस्तेमाल करना होगा और गॉडेस की ताकतों का उल्टा शैतानी ताकतें होती हैं और इतने बड़े और ताकतवर जादू को इस्तेमाल करने के लिए उन्हें डेमन लॉर्ड की आत्मा की जरूरत पड़ेगी, जो उन्हें बस डेमन लॉर्ड को मारने के बाद ही मिल सकती है। तो घुमा फिरा कर उन लोग के पास डेमन लॉर्ड और दैत्यों से लड़ने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। और ये सुनकर ओयामाडा भड़क जाता है और वाइसेस को इलीगली उन लोग को किडनैप करने के लिए गालियां देने लगता है
और उसे ऐसा करता हुआ देखकर गॉडेस वाइसिस अपने घुटनों पर बैठकर उन लोगों से मदद के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। और वाइसिस को ऐसा करता हुआ देख के अयाका सामने आती है और वाइसिस से ये कहने लगती है कि अगर वो लोग उनकी मदद करने के लिए मान भी जाएं तो भी उनकी मदद से डंबलडोर और उसके दैत्यों से जितना फिर भी नामुमकिन होगा, क्योंकि वो लोग बस इंसान हैं। ना तो उन लोग के पास में कोई जादुई शक्तियाँ हैं और ना ही वो लोग अभी तक इतने बड़े हुए हैं कि वो लोग खुद के दम पे एक लड़ाई लड़ सकें। वो लोग बस नॉर्मल स्कूल के बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी आधी जिंदगी भी नहीं जी है। वो भला दैत्यों से क्या ही लड़ेंगे। और अयाका की इस बात को सुनकर वो गॉडेस तुरंत जवाब देते हुए कहती है कि किसने कहा कि उन लोग के पास में जादुई ताकतें नहीं हैं। असल में जिस जादू से इन लोग को यहाँ पे बुलाया गया था वो जादू इन लोग को इस दुनिया में लाने के साथ साथ उन्हें जादुई शक्तियाँ भी देता है। हालांकि किसके पास में कौन सी शक्ति होगी और कौन कितना ज़्यादा ताकतवर होगा ये उन्हें खुद ही पता करना पड़ेगा। हालांकि परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि उनके पास में इसका भी समाधान मौजूद है। और ऐसा बोल के वो पहले एक जंगली दैत्य और एक इंसान को सबके सामने बुलाती है और उन लोग की आंखों के सामने उस इंसान को उस दैत्य से मरवा देती है। वो ऐसा इसलिए करती है जिससे कि वो सारे बच्चे डर जाएं और उसके साथ उसके प्लान में पूरी तरह से शामिल हो जाएं और भविष्य में कोई भी बच्चा वाइसिस को धोखा देने की कोशिश ना करे। आखिरकार बच्चे हैं भी तो फिर भी बच्चे ही, जब डर लगेगा तो उसी की ही बात मानेंगे जो उन्हें उनकी मदद करता हुआ दिखेगा। आगे फिर दैत्य को उस इंसान को कच्चा चबाता हुआ देखकर वो सभी बच्चे पूरी तरह घबरा जाते हैं। और इसके बाद शुरू होता है उस गॉडेस का मेन काम, जिसके लिए वो एक जादुई बॉल को मंगाती है और ये बॉल लोगों को उनकी जादुई शक्तियों के बारे में बताता है और इसे खास करके इंसानों के लिए ही बनाया गया है। आगे फिर एक एक करके वो सभी बच्चे अपनी जादुई शक्तियों को चेक करने लगते हैं, जिसमें वेमाडा को ए रैंक की जादुई शक्तियाँ मिलती हैं, जिसे इस दुनिया के हिसाब से काफ़ी ताकतवर माना जाता है। वहीं ताकतों को एस रैंक की जादुई शक्तियाँ मिलती हैं और ये शक्तियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो जादुई गेंद पूरी तरीके से टूटकर बिखर जाता है और ये देख के सभी लोग पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। वहीं गॉडेस वाइसिस बहुत ही खुश होती हैं और सभी लोग को ये बताने लगती हैं कि जब भी कोई एस रैंक का जादूगर अपनी जादुई ताकतों को इस गेट पे चेक करता है तो उसकी शक्तियों से ये गेट पूरी तरीके से तबाह हो जाते हैं और ये बिल्कुल आम बात है। आगे फिर अयाका भी अपनी ताकतों को चेक करने के लिए वहाँ पे आती है और वो भी एस रैंक की जादूगर ही होती है और ऐसा ही करके कुछ और एस रैंक के जादूगर सबके सामने आते हैं, जिन्हें देखकर वाइसिस बहुत ही खुश होती है और मुस्कुराते हुए अगले बच्चे को अपनी ताकतों को चेक करने के लिए बुलाने लगती है। हालांकि वो अगला लड़का और कोई नहीं बल्कि मेमोरी होता है, जिसे बस ठीक ठाक ही जादुई शक्तियाँ मिलती हैं। और ये सीन देख के वो वाइसिस से ये पूछने लगता है कि क्या ये आम बात है। हालांकि वाइसिस उसे इग्नोर करते हुए अगले बच्चे को बुलाने लगती है और कोई जवाब ना मिलने की वजह से वो चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। आगे फिर जब अगला बच्चा अपनी जादू ताकतों को चेक करता है तो उसे ये दिखता है कि वो जादुई गेंद पूरी तरह बुरी और मायावी शक्तियों की वजह से काली पड़ गई है और ये देख के वहाँ पे मौजूद सभी बच्चे पूरी तरह चौंक जाते हैं। वहीं वाइसिस बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगती है और खुश होते हुए वो सभी लोगों को ये बताती है कि यासु को सभी लोग के मुकाबले ज़्यादा ताकतवर शक्तियाँ मिली हैं और इस दुनिया के हिसाब से इन शक्तियों को डार्क मैजिक कहा जाता है और इस जादू को इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को डार्क हीरो के नाम से जाना जाता है। डार्क हीरोज बाकी जादूगरों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं और ताकतवर होने के साथ साथ ये बहुत ही रेयर भी होते हैं और ऐसे जादूगर कई सौ सालों में बस एक बार देखने को मिलते हैं। आगे फिर इसी के साथ में जादू ताकतों को चेक करने का सिलसिला यहीं पर समाप्त होता है और सभी लोग अपने अपने स्टैट्स को चेक करने लगते हैं और उन्हीं लोगों में मेमोरी भी शामिल होता है, जिसे अपने स्टैट्स चेक करने के बाद में ये पता लगता है कि उसके स्टैट्स बाकी लोगों के मुकाबले बेकार हैं और ये देख के वो थोड़ा निराश होने लगता है। लेकिन तभी उसका ध्यान एक लाइट पे जाता है जो कि उसके स्टैट स्क्रीन से आ रही थी और जब वो उस लाइट के बारे में थोड़ा और पता करता है तो उसे ये पता लगता है कि ये असल में एक इनहेरिटेड स्किल है जो कि हर जादूगर के पास मौजूद होती है। हालांकि हर जादूगर को हमेशा अलग अलग इनहेरिटेड स्किल मिलती है और किसी दो आदमी के पास में कभी भी एक जैसी इनहेरिटेड स्किल नहीं होती। ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी मेमोरी को एक आवाज़ सुनाई पड़ती है जो कि वाइसिस की होती है और वाइसिस इस समय एक बहुत ही अनोखा रिचुअल परफॉर्म करने जा रही है जो कि उन लोग को डेमन लॉर्ड को मारने और उसके दैत्य सेना को हराने के लिए गुट लग देगा। और इस रिचुअल को ठीक से पूरा करने के लिए वो मेमोरी को स्टेज पे बुलाती है और सभी लोग को ये बताने लगती है कि मेमोरी उनकी टीम का सबसे कमज़ोर जादूगर है और लड़ाई के दौरान कमज़ोर लोग सी ताकतों की मुश्किलें बढ़ाते हैं और ऐसी नौबत ना इसलिए वो पहले ही मेमोरी को ठिकाने लगाने वाली है। लेकिन एक बच्चे को बस इसलिए मार देना क्योंकि वो कमज़ोर है ये बहुत ही गलत चीज़ है और इसीलिए वो मेमोरी को मारने की जगह उसे अपने जादू से एक ऐसी जगह भेजने वाली है जहाँ से अगर मेमोरी जिंदा वापस आ गया तो उसे वाइसिस की तरफ से उन लोग की टीम ज्वाइन करने का दोबारा मौका दे दिया जाएगा और जीतने के बाद वो खुशी खुशी अपने सभी साथियों के साथ पृथ्वी पर वापस लौट पाएगा। और ये सब कुछ सुन के मेमोरी हैरान हो जाता है और बिना किसी देरी के वाइसिस से ये पूछने लगता है कि उसे कहाँ भेजने वाली है, क्या वो जगह खतरनाक है। और इस पर वाइसिस आगे बताती है कि वो उसे एक बहुत ही पुराने खंडहरों में भेजने वाली है जो कि कई सौ सालों पहले उन्हीं के साम्राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब उस जगह पर दैत्य और मॉन्स्टरों का ही राज है और वहाँ से वापस आना किसी कमज़ोर के बस की बात नहीं है। तो अगर मेमोरी वहाँ से जिंदा वापस आ गया तो फिर उसे कभी भी कमज़ोर नहीं समझा जाएगा
और ये सुनकर मेमोरी उन लोग को आगे बताने की कोशिश करने लगता है कि वो कमज़ोर नहीं है और उसके पास एक इनहेरिटेड स्किल भी तो है जो कि उन लोग को लड़ाई के दौरान किसी ना किसी तरह तो मदद करेगी ही। और इस पर वाइसिस हंसते हुए ये कहती है कि इनहेरिटेड स्किल इस दुनिया की उन चीज़ों में से एक है जो कि कभी भी किसी के काम नहीं आती, और ऐसा इसलिए क्योंकि सारी इनहेरिटेड स्किल असल में बेकार होती हैं और सिर्फ जादू इस दुनिया में सब कुछ है, बिना जादू के तुम कुछ भी नहीं हो। ये सब कुछ चल ही रहा होता है कि तभी यासू उसके पास आता है और उसे अपनी तरफ आता हुआ देख के मेमोरी को थोड़ी राहत मिलती है और वो ये सोचने लगता है कि यासू उसकी मदद करने के लिए आ रहा है। हालांकि ठीक इसका उल्टा होता है, यासू आता तो है लेकिन मदद करने के लिए नहीं, बल्कि उसे ये बताने के लिए कि वो एक कमज़ोर इंसान है और कमज़ोरों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। इसलिए वो ये ड्रामा बंद करे और चुपचाप वाइसिस की बात मान ले। और ये सब सुनने के बाद में मेमोरी को ये समझ में आ जाता है कि यहाँ किसी को भी उसकी परवाह नहीं है और वो सभी लोग उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, जिसके बाद वो शांति से अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करके रिचुअल के लिए तैयार हो जाता है। आगे फिर वाइसिस उसे एक सर्वाइवल बैग देती है जिसके अंदर कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो कि उसे बस मदद के नाम पर वाइसिस की तरफ से मिलता है। ये सब कुछ चल ही रहा होता है कि तभी आयका बोल पड़ती है। वो सबको ये बताने की कोशिश करने लगती है कि वाइसिस जो कर रही है वो गलत है। किसी बच्चे को बस इसलिए दैत्यों के बीच में मरने के लिए भेज देना क्योंकि वो बस कमज़ोर जादूगर है, ये सही चीज़ नहीं है। वो बोल ही रही थी कि तभी वाइसिस उसे एक मुक्के में ठिकाने लगा देती है और ये देखकर मेमोरी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, जिसके बाद वो अपने जादू से वाइसिस पे हमला करता है। लेकिन एक गॉडेस होने के नाते वाइसिस के ऊपर उसका जादू काम नहीं करता, जिसके बाद वाइसिस अपना रिचुअल शुरू करती है। ये सब कुछ चल ही रहा होता है कि तभी ताकू तो अपने जादू से वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका कर देता है। हालांकि इस पर वाइसिस कुछ बोल पाती उससे पहले ही ताकू तो सभी को ये बताता है कि वो बस अपनी जादू शक्तियों को टेस्ट कर रहा था। हालांकि उसे ये नहीं पता था कि वो इतना ज़्यादा ताकतवर होगा कि उसके जादू से यहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा। और ये सब सुनकर सभी लोग मेमोरी पे हंसने लगते हैं और मेमोरी को और भी शर्मिंदगी महसूस होने लगती है, जिसके बाद मेमोरी वाइसिस को बुरा भला बोलने लगता है और न्यूज़ में भेजे जाने से पहले वो वाइसिस से ये भी कहता है कि अगर वो न्यूज़ से जिंदा बचकर वापस आ गया तो वाइसिस को उसके किए के लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और इन आखिरी शब्दों के साथ में वाइसिस मेमोरी को न्यूज़ में भेज देती है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि वो जानबूझकर मेमोरी को और भी खतरनाक न्यूज़ में भेजती है ताकि वो कभी भी वहाँ से जिंदा वापस ना आ पाए। और ऐसा वो इसलिए करती है क्योंकि उसकी टीम में पहले से ही 4 से 5 एस रैंक के जादूगर और एक डार्क हीरो मौजूद हैं जो कि डेमन लॉर्ड को 50 बार मारने के लिए काफ़ी हैं। इसी के साथ में फिर सीन बदलता है और हम उन खंडरों में मेमोरी को देखते हैं जो कि इस समय पूरी तरह घबराया हुआ है और इस जगह के बारे में थोड़ा और पता लगाने की कोशिश कर रहा है। और ऐसा करने के दौरान उसे एक इंसान की खोपड़ी मिलती है जिसे देखने के लिए जब वो नीचे झुकता है तभी उसके ऊपर एक दैत्य हमला कर देता है और नीचे झुकने की वजह से उस दैत्य के हमले से बच जाता है। और उसके बाद होना क्या था, मेमोरी पूरी तरह घबरा के बिना कुछ सोचे समझे ही उस दैत्य से अपनी जान बचाकर भागने लगता है, लेकिन वो ज़्यादा दूर तक भाग नहीं पाता और एक समय ऐसा आता है कि वो एक पत्थर से ठोकर खा के नीचे गिर जाता है और इसी मौके का फ़ायदा उठा के वो दैत्य मेमोरी के ऊपर हमले करना शुरू कर देता है। और ये देखकर मेमोरी घबराहट में अपने जादू यानी कि पैरालाइज का इस्तेमाल करता है और उसके ऐसा करते ही वो दैत्य मूर्ति की तरह जम जाता है। वहीं दूसरी तरफ मेमोरी बिना कुछ सोचे समझे ही उस दैत्य से जितना दूर हो सकता था उतना दूर भागने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि मेमोरी को ये लगता है कि उसका जादू ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा और क्योंकि वो एक कमज़ोर जादूगर है तो वो बार बार जादू का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है और इसीलिए इस समय भागना ही सबसे सही रहेगा। और भागते भागते वो एक और दैत्य से जा भिड़ता है जिसे देखते ही वो अपने जादू से पैरालाइज करने की कोशिश करने लगता है और इस बार भी उसका पैतरा काम कर जाता है। एक बार काम करे तो तुक्का, लेकिन अगर 2 बार हुआ तो जरूर कुछ ऐसा है जो कि मेमोरी समझ नहीं पा रहा है। और यही सोचकर मेमोरी जल्दी से अपने स्टैट्स को चेक करने लगता है और स्टैट्स से उसे ये पता लगता है कि उसके पास में बस एक और माना पॉइंट बचा हुआ है, मतलब कि वो अपने जादू को बस एक और बार ही इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि वो पैरालाइज के अलावा और भी बहुत सारी जादू टेक्निक्स को इस्तेमाल कर सकता है। और ये सब कुछ जानने के बाद में वो जल्दी से अपने आखिरी जादू को इस्तेमाल करते हुए उस दैत्य पे पॉइजन से हमला करता है और देखते ही देखते वो दैत्य विष के प्रभाव से मर जाता है। ये सब कुछ चल ही रहा होता है कि तभी उसके ऊपर कुछ और दैत्य हमला कर देते हैं और ये देखकर उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, क्योंकि उसके पास माना बिल्कुल भी नहीं बचा है और अगर वो जादू को इस्तेमाल करेगा तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन जब बात जान पे आती है तो जो भी होगा देखा जाएगा। और यही सोच के वो उन दैत्यों पे अपने जादू से बेहिसाब हमले करने लगता है और किस्मत से उसके हमले दैत्यों पे काम करते हैं, लेकिन बदले में मेमोरी के शरीर की ऊर्जा इस्तेमाल होने लगती है और धीरे धीरे करके वो थकने लगता है। और एक समय ऐसा आ जाता है कि वो बस बेहोश होने ही वाला है, लेकिन अगर वो इस समय बेहोश हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और ये सभी दैत्य उसे खा लेंगे। और यही सब सोचकर मेमोरी खुद को बेहोश होने से रोकने की पूरी कोशिश करने लगता है। ये सब कुछ चल ही रहा होता है तभी कुछ दैत्य जिन पे मेमोरी ने अपने मैजिक से हमला किया था वो सभी मरने लगते हैं, जिसकी वजह से मेमोरी के स्टैट लेवल बढ़ जाते हैं और ऐसा होने की वजह से मेमोरी का मैना भी वापस से रिस्टोर हो जाता है। साथ ही साथ मेमोरी का जादू भी पहले से ज़्यादा ताकतवर हो जाता है, जिसके बाद देखते ही देखते मेमोरी सभी दैत्यों को मच्छरों की तरह मसालने लगता है और जो दैत्य मेमोरी से बच जाते हैं वो अपने साथियों को मरता हुआ देखकर वहाँ से किसी सुरक्षित जगह पर भागने की कोशिश करने लगते हैं।
आगे फिर उन सभी दैत्यों को भागता हुआ देखकर मिमोरी की जान में भी जान आती है और वो भी बिना समय बर्बाद किए हुए इन खंडरों से बाहर निकलने में लग जाता है। रास्ते में उसे कुछ मरे हुए लोगों के कंकाल मिलते हैं जिन्हें भी उसी की तरह यहाँ पे भेजा गया था। हालांकि उन्हें देखकर मिमोरी उनके पास मौजूद जो कुछ भी बचा कुचा सामान था उसे अपने भविष्य के इस्तेमाल के लिए निकालने लगता है और उन कंकालों के पास उसे एक तलवार और एक घड़ी मिलती है जो कि अब काम नहीं करती। आगे फिर अपने सफर पे वो कई सारे दैत्यों और कंकालों से मिलता है जिन्हें मार के और लूट के वो अपने सफर को जारी रखता है और देखते ही देखते एक बंद कमरे के पास पहुंच जाता है जिसके दरवाजे को एक बड़े ही ताकतवर और मजबूत स्पेल से किसी ने बंद कर रखा था। हालांकि समय के साथ अब वो जादुई लॉक कमजोर हो चुका है और ये देखकर मिमोरी भी उस दरवाजे को जल्दी से खोलने लगता है और काफी माना इस्तेमाल करने के बाद जब उस कमरे के अंदर पहुंचता है तब उसे वहां पे एक कंकाल देखने को मिलता है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कंकाल उसे बाकियों से बहुत ही अलग और ताकतवर महसूस होती है और उस कंकाल के बगल में रखी होती है एक चिट्ठी जिसे सादमिन अपने आखिरी समय के दौरान मरने से पहले लिखा था। और इसी के साथ में हमारे इस सीरीज का पार्ट 1 यहीं पे अंत होता है और इसके आगे की कहानी हम पार्ट 2 में देखेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टाटा एंड टेक केयर।